नियाग्रा फॉल्स झरना, उत्तरी अमेरिका। नियाग्रा फॉल्स उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा नदी पर स्थित झरना महाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध नज़ारों में से एक है। ये झरना ओंटारियो, कनाडा और न्यूयॉर्क राज्य, यूएस के बीच की सीमा पर स्थित है। कई दशकों तक ये झरना हनीमून मनाने वालों और झरने पर रस्सी पर चलने या बैरल में उनके ऊपर से गुजरने जैसे करतबों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हालांकि धीरे धीरे इस जगह की अपील इसकी सुंदरता और भौतिक घटना के रूप में इसकी विशिष्टता बन गई है। नियाग्रा फॉल्स और नियाग्रा नदी। नियाग्रा फ्रंटियर, अमेरिकन फॉल्स। अमेरिकन फॉल्स नियाग्रा फॉल्स का हिस्सा, नियाग्रा फ्रंटियर, न्यूयॉर्क, यूएस। झरने दो मुख्य भागों में हैं, जिन्हें बकरी द्वीप द्वारा अलग किया गया है। बाएं या कनाडाई बैंक से सटा हुआ बड़ा भाग हॉर्सशू फॉल्स है। इसकी ऊंचाई 188 फीट 57 मीटर है और इसकी घुमावदार शिखा रेखा की लंबाई लगभग 2200 फीट 670 मीटर है। दाहिने किनारे से सटा अमेरिकन फॉल्स 190 फीट 58 मीटर ऊंचा और 1060 फीट 320 मीटर चौड़ा है। नियाग्रा गॉज नीचे की ओर का निर्माण और झरने के रूप में झरने का रखरखाव विशिष्ट भूगर्भीय स्थितियों पर निर्भर करता है। नियाग्रा गॉज में सिलुरियन काल लगभग 444 से 419 मिलियन वर्ष पहले से चट्टान की परतें लगभग क्षैतिज हैं, जो दक्षिण की ओर केवल 20 फीट प्रति मील लगभग 4 मीटर प्रति किमी झुकी हुई हैं। कठोर डोलोमाइट की एक ऊपरी परत शेल की नर्म परतों से ढकी हुई है। पानी हाइड्रोस्टैटिक दबाव डालता है और इसके जोड़ों में घुसपैठ करने के बाद डोलोमाइट को धीरे धीरे घोलता है। ऊपर से पानी के घुसने और झरने पर ही शेल को तेजी से नष्ट करने पर डोलोमाइट के टुकड़े गिर जाते हैं। चट्टान की परतों की व्यवस्था झरने के लंबे समय तक मंदी, ऊपर की ओर गति के दौरान पानी को लगातार लटकते हुए किनारे से लंबवत रूप से गिरने की स्थिति प्रदान करती है। जैसे ही डोलोमाइट के ब्लॉकों को काटा जाता है, वे गिर जाते हैं और गिरते पानी से तेजी से नष्ट हो जाते हैं, जिससे झरने का पीछे हटना और एक ऊर्ध्वाधर झरना बना रहना और भी आसान हो जाता है। झरने के ऊपर से बहता पानी तलछट से मुक्त है और इसकी स्पष्टता झरने की सुंदरता में योगदान देती है। एक महान प्राकृतिक दृश्य के रूप में झरने के महत्व को मान्यता देते हुए ओंटारियो प्रांत और न्यूयॉर्क राज्य ने आसपास की भूमि पर स्वामित्व बनाए रखा या अधिग्रहित किया और उन्हें सार्वजनिक पार्कों में बदल दिया। जल विद्युत ऊर्जा उद्देश्यों के लिए झरने के ऊपर पानी के बहुत बड़े मोड़ ने कटाव की दर को कम कर दिया है। झरने से ऊपर की ओर विस्तृत नियंत्रण कार्यों ने यूएस और कनाडाई दोनों झरनों में प्रवाह का समान वितरण बनाए रखा है, जिससे झरने के पर्दे संरक्षित हैं। झरने के ऊपर बहने वाली बड़ी नदी का एक बड़ा हिस्सा नीचे की ओर बिजली संयंत्रों में उपयोग के लिए 4 बड़ी सुरंगों में बदल जाता है। बड़ी चट्टानों के गिरने की संभावना पर चिंता के कारण 1969 में अमेरिकन फॉल्स से पानी को मोड़ दिया गया था और आधारशिला की कुछ सीमेंटिंग की गई थी। एक व्यापक बोरिंग और नमूनाकरण कार्यक्रम भी चलाया गया था। उस वर्ष नवंबर में नदी का प्रवाह अमेरिकन फॉल्स में वापस आ गया था और यह निर्णय लिया गया था कि देखने वाले लोगों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिए और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को रोकने के उपाय बहुत महंगे और अवांछनीय थे। झरने के शानदार नज़ारे कनाडा की तरफ से क्वीन विक्टोरिया पार्क से, अमेरिकी झरने के किनारे अमेरिका की तरफ प्रॉस्पेक्ट पॉइंट से और रेनबो ब्रिज से देखे जा सकते हैं, जो प्रॉस्पेक्ट पॉइंट से लगभग 1000 फीट 300 मीटर नीचे की ओर नियाग्रा घाटी पर बना है। पर्यटक फुटब्रिज के जरिए अमेरिकी तट से गोट आइलैंड जा सकते हैं और झरने के नीचे तक एलिवेटर ले सकते हैं और गिरते पानी के पर्दे के पीछे केव ऑफ द विंड्स को देखने जा सकते हैं। हॉर्सशू फॉल्स, जो नदी के लगभग 90% डिस्चार्ज को वहन करता है, 1842 to 1905 के दौरान प्रति वर्ष लगभग 5.5 फीट 1.7 मीटर की औसत दर से ऊपर की ओर घट रहा था। नियाग्रा जलप्रपात का भूगोल। झरना वो क्षेत्र जहां बहता हुआ नदी का पानी अचानक और लगभग लंबवत रूप से गिरता है। वीडियो देखें। झरने नदी के प्रवाह में प्रमुख रुकावटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में नदियां कटाव और निक्षेपण की प्रक्रियाओं द्वारा अपने प्रवाह में अनियमितताओं को सुचारू करती हैं। समय के साथ नदी की लंबी रूपरेखा, इसके ढाल का ग्राफ, एक चिकने वक्र का रूप ले लेती है, जो स्रोत की ओर सबसे अधिक खड़ी होती है और मुहाने की ओर सबसे कोमल होती है। झरने इस वक्र को बाधित करते हैं और उनकी उपस्थिति कटाव की प्रगति का एक माप है।
झरने को झरना या कभी कभी मोतियाबिंद भी कहा जा सकता है। बाद वाला नाम सबसे आम है जब पानी की बड़ी मात्रा शामिल होती है। छोटी ऊंचाई और कम ढलान वाले झरनों को कैस्केड कहा जाता है। ये शब्द अक्सर नदी के किनारे छोटे झरनों की एक श्रृंखला के लिए लागू होता है। नदियों के और भी कोमल हिस्से जो चैनल ढाल में स्थानीय वृद्धि के जवाब में अशांत प्रवाह और सफ़ेद पानी दिखाते हैं, उन्हें रैपिड्स कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित एंजल फॉल्स 807 मीटर 2650 फीट है। संभवतः सबसे बड़ा झरना लाओस में मेकांग नदी पर स्थित चूट्सडी खोने फॉल्स है। इसके ऊपर से गुजरने वाले पानी की मात्रा 11,600 क्यूबिक मीटर 410,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड अनुमानित की गई है। हालांकि इसकी ऊंचाई केवल 70 मीटर 230 फीट है। ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो झरनों को जन्म देती हैं। झरने के अस्तित्व के सबसे आम कारणों में से एक चट्टान के प्रकार में अंतर है। नदियां कई लिथोलॉजिकल सीमाओं को पार करती हैं, और यदि कोई नदी प्रतिरोधी चट्टान के बिस्तर से नर्म चट्टान की ओर जाती है, तो यह नर्म चट्टान को अधिक तेजी से नष्ट कर सकती है और चट्टान के प्रकारों के बीच जंक्शन पर इसकी ढाल को बढ़ा सकती है। ये स्थिति तब हो सकती है जब कोई नदी विभिन्न चट्टान बिस्तरों के बीच जंक्शन को काटती और खोदती है। नियाग्रा फॉल्स का नदी तल, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा का हिस्सा है, में कमजोर शेल और सैंडस्टोन की एक श्रृंखला के ऊपर एक ब्लॉकी डोलोमाइट कैप है। झरनों का एक संबंधित कारण नदी के तल में कठोर चट्टानों की सलाखों की उपस्थिति है। नील नदी पर झरनों की एक श्रृंखला बनाई गई है जहां नदी ने अपने तल को इतना घिस दिया है कि कठोर क्रिस्टलीय बेसमेंट रॉक को उजागर कर दिया है। अन्य झरने चट्टान संरचनाओं के चरित्र से कम और भूमि की संरचना या आकार से अधिक उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, ऊपर उठे हुए पठारी बेसल्ट एक प्रतिरोधी मंच प्रदान कर सकते हैं जिसके किनारे पर नदियां झरने बनाती हैं, जैसा कि उत्तरी आयरलैंड में एंट्रिम बेसल्ट पर होता है। बहुत बड़े पैमाने पर अफ्रीका के दक्षिणी आधे हिस्से की आकृति विज्ञान, एक ऊंचा पठार जो एक खड़ी ढलान से घिरा हुआ है, क्षेत्र की अधिकांश प्रमुख नदियों पर झरने और रैपिड्स बनाता है। इनमें कांगो नदी पर लिविंगस्टोन फॉल्स और ऑरेंज नदी पर ऑग्रेबीज फॉल्स शामिल हैं। सामान्य तौर पर ढलान के अधिक खड़ी होने पर पहाड़ी इलाकों में झरनों की घटना बढ़ जाती है। जलप्रपात बनाने वाले केवल कटाव और भूविज्ञान ही कारक नहीं हैं। किसी दोष के साथ टेक्टोनिक हलचल कठोर और नर्म चट्टानों को एक साथ ला सकती है और जलप्रपात की स्थापना को प्रोत्साहित कर सकती है। समुद्र तल में गिरावट से डाउनटिंग में वृद्धि होती है और एक निक पॉइंट, नदी के बेस लेवल में परिवर्तन को इंगित करने वाले ढाल का तेज परिवर्तन के ऊपर की ओर पीछे हटना होता है। समुद्र तल, नदी के प्रवाह और भूविज्ञान अन्य कारकों के अलावा के परिवर्तन के आधार पर निक पॉइंट पर झरने या रैपिड्स विकसित हो सकते हैं। कई झरने हिमनदों द्वारा बनाए गए हैं जहां घाटियां बर्फ से अधिक गहरी हो गई हैं और सहायक घाटियां खड़ी घाटी के किनारों पर ऊंची रह गई हैं। कैलिफोर्निया में हिमनदों से खोदी गई योसेमाइट घाटी में योसेमाइट अपर फॉल्स ऐसी लटकती घाटी से 436 मीटर 1430 फीट नीचे गिरता है। नदी के समय के पैमाने के भीतर झरना एक अस्थायी विशेषता है जो अंततः समाप्त हो जाती है। कटाव की तीव्रता किसी दिए गए झरने की ऊंचाई, उसके प्रवाह की मात्रा, शामिल चट्टानों के प्रकार और संरचना और अन्य कारकों पर निर्भर करती है। कुछ मामलों में झरने का स्थान चट्टान या ढलान के शीर्ष की ओर कटाव द्वारा ऊपर की ओर पलायन करता है, जबकि अन्य में कटाव नीचे की ओर कार्य कर सकता है, जिससे झरने वाली नदी की पूरी पहुंच तिरछी हो जाती है। समय बीतने के साथ इनमें से किसी एक या दोनों तरीकों से नदियों की अपरिहार्य प्रवृत्ति किसी भी झरने को खत्म करना है जो बन सकता है। नदियों की ऊर्जा अपेक्षाकृत चिकनी, अवतल ऊपर की ओर, अनुदैर्ध्य प्रोफाइल की प्राप्ति की ओर निर्देशित होती है। नदियों के कटाव उपकरण के रूप में काम करने वाले फंसे हुए चट्टान के मलबे की अनुपस्थिति में भी झरने के आधार पर कटाव के लिए उपलब्ध ऊर्जा बहुत अधिक होती है। प्रवाह की मात्रा के साथ साथ ऊंचाई के संबंध में किसी भी बड़े परिमाण के झरने से जुड़ी एक विशेषता यह है कि इसमें एक प्लंज पूल की उपस्थिति होती है, एक बेसिन जो गिरते पानी के नीचे नदी चैनल से बाहर निकलता है। कुछ मामलों में प्लंज पूल की गहराई लगभग उस चट्टान की ऊंचाई के बराबर हो सकती है जो झरनों का कारण बनती है। प्लंज पूल अंततः चट्टान के चेहरे के ढहने और झरने के पीछे हटने का कारण बनते हैं। कुछ स्थानों पर झरनों का पीछे हटना एक स्पष्ट विशेषता है। उदाहरण के लिए, नियाग्रा में
झरने उस ढलान के चेहरे से 11 किलोमीटर 7 मील पीछे हट गए हैं जहां से वे शुरू हुए थे। आज नियाग्रा के अधिकांश पानी को पनबिजली उत्पादन के लिए मोड़ दिया जाता है, लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि सामान्य प्रवाह के साथ पीछे हटने की दर लगभग 1 मीटर 3 फीट प्रति वर्ष होगी। नियाग्रा फॉल्स, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। नियाग्रा फॉल्स शहर और बंदरगाह, नियाग्रा काउंटी, पश्चिमी न्यूयॉर्क, अमेरिका। यह नियाग्रा नदी के महान प्रपात पर नियाग्रा फॉल्स, ओंटारियो शहर के सामने और बफेलो से लगभग 8 मील 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। अंग्रेजों ने वहां 1761 में फोर्ट स्क्लॉजर का निर्माण किया और 1805 या 1806 में ऑगस्टस पोर्टर ने एक ग्रिस्ट मिल और मैनचेस्टर नामक एक बस्ती की स्थापना की। 1812 के युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बस्ती और किले दोनों को जला दिया था, लेकिन आसपास के खेतों का विकास जारी रहा। मैनचेस्टर, सस्पेंशन ब्रिज और क्लार्क्सविले बाद में नियाग्रा फॉल्स में विलय करने के लिए के गांव नदी के किनारे विकसित हुए। इसके जलविद्युत संयंत्र न्यूयॉर्क राज्य के अधिकांश भाग और शहर के इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल और एरोस्पेस उद्योगों को बिजली की आपूर्ति करते हैं। अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विनिर्माण में कागज, अपघर्षक, मशीनरी, विद्युत उपकरण और खाद्य उत्पाद शामिल हैं। नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क, स्थापित 1885 में प्रॉस्पेक्ट पार्क, फॉल्स के इतिहास और निर्माण पर प्रदर्शनियों के साथ शोएल कोव जियोलॉजिकल म्यूजियम का स्थान और नदी के किनारे के क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें लूना, बकरी और अन्य छोटे द्वीप शामिल हैं। पर्यटन एक प्रमुख आर्थिक कारक है, जिसमें हर साल लाखों आगंतुक फॉल्स देखने आते हैं। रेनबो ब्रिज, जिसे 1938 में ढह गए फॉल्स व्यू ब्रिज की जगह लेने के लिए 1941 में पूरा किया गया था, फॉल्स से नीचे की ओर नदी को पार करने वाले कई ब्रिजों में से एक है। नियाग्रा काउंटी कम्युनिटी कॉलेज, जो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क सिस्टम का हिस्सा है, की स्थापना 1962 में शहर में की गई थी। 2010 50,193 बफेलो नियाग्रा फॉल्स मेट्रो क्षेत्र 1,135,509। क्या आप जानते हैं? नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क अमेरिका का सबसे पुराना स्टेट पार्क है, जिसे 1885 में नियाग्रा रिजर्वेशन के रूप में स्थापित किया गया था। 8 मिलियन से अधिक आगंतुक सालाना नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क का दौरा करते हैं। नियाग्रा फॉल्स 3 झरनों से बना है। सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक इसमें शामिल हैं हॉर्सशू फॉल्स, जिसे कैनेडियन फॉल्स भी कहा जाता है, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क में स्थित केव ऑफ द विंड्स को हर साल तोड़ दिया जाता है और फिर से बनाया जाता है। नियाग्रा फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा झरना नहीं है, हालांकि फॉल्स की खूबसूरती इसकी ऊंचाई और एक निश्चित समय में फॉल्स पर बहने वाले पानी की अविश्वसनीय मात्रा से आती है। मछलियां नियाग्रा फॉल्स पर यात्रा करती हैं और अधिकांश पानी के साथ बहने की अपनी क्षमता के कारण जीवित रहती हैं। 5 महान झीलों में से 4, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और एरी, ओंटारियो झील में खाली होने से पहले नियाग्रा नदी में बहती हैं। इतिहास। नियाग्रा फॉल्स का जन्म 12,000 साल से भी पहले अंतिम हिमयुग के अंत में हुआ था। इसके विपरीत मिथकों के बावजूद नियाग्रा फॉल्स सर्दियों में जमता नहीं है। हालांकि 29 मार्च 1848 को नियाग्रा नदी में ऊपर की ओर बर्फ जमने के कारण पानी का प्रवाह कुछ घंटों के लिए कम होकर मात्र एक बूंद रह गया था। अमेरिकी और ब्राइडल वेल फॉल्स को 1969 में अमेरिकी सेना के इंजीनियरों द्वारा कटाव के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए बंद कर दिया गया था। 115 साल पुराने पुलों के पुनर्निर्माण के लिए फॉल्स को फिर से बंद करने की योजना है। सबसे पुराने जीवित संयुक्त राज्य अमेरिका के झंडों में से एक को पुराने किले नियाग्रा में स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाता है। 1812 के युद्ध के दौरान इसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। ऐतिहासिक लुइस्टन गांव 1812 के युद्ध की पहली लड़ाई का स्थल था और भूमिगत रेलमार्ग पर कनाडा जाने वाले स्वतंत्रता चाहने वालों के लिए अंतिम पड़ाव था। 1840 में बनाए गए मूल फ्लाइट ऑफ 5 लॉक्स अभी भी लॉकपोर्ट में एरी नहर के किनारे मौजूद हैं। प्रसिद्ध हस्तियां। नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क को फ्रेडरिक लॉ ओल्मस्टेड ने डिजाइन किया था। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रल पार्क भी डिजाइन किया था। 3 सिस्टर्स आइलैंड का नाम होटल व्यवसायी और प्रमुख स्थानीय नागरिक पार्कहर्स्ट विटनी की बेटियों के नाम पर रखा गया था। बेटियों के नाम एसेनाथ, एंजेलिन और सेलिंडा एलिजा थे। एक समय में पीटी बर्नम बकरी द्वीप, नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क का एक भाग को सर्कस ग्राउंड में बदलना चाहते थे।